जी, तो पहले हम ये देखेंगे कि होम्योस्टेसिस जो है वो क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं कि जो अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से अपनी बॉडीज़ को चेंज कर लेते हैं। मतलब जैसी इन्वायरमेंट होती है उनकी बॉडीज़ भी वैसे ही हो जाती हैं। अगर बाहर सॉल्ट ज़्यादा है तो उनकी बॉडी के अंदर भी सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा। अगर बाहर हीट ज़्यादा है तो बॉडी जो है वो हीट अप हो जाएगी। अगर बाहर ठंड ज़्यादा है तो उनकी बॉडीज़ भी ठंडी हो जाएंगी। लेकिन जो हायर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनमें प्लांट्स भी आ जाते हैं और एनिमल्स भी आ जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपनी बॉडीज़ को एडजस्ट करते हैं। उनमें कुछ ऐसी चेंजेस लेके आते हैं कि एनवायरनमेंट चाहे जैसी भी हो, अपनी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस हैं उसको वे ख़ास लेवल पे मेंटेन रखते हैं। और ये यही चीज़ कहलाती है होम्योस्टेसिस। मिसाल के तौर पे जो ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे बाहर हमारी इन्वायरमेंट में जितनी भी ज़्यादा हीट हो, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो एक ख़ास लेवल पे मेंटेन रहता है, जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी तरह से चाहे बाहर पानी ज़्यादा हो या कम हो, हमारी बॉडीज़ जो हैं वो पानी की ख़ास मकदार को कोशिश करती हैं कि ख़ास मकदार को बॉडी के अंदर मेंटेन रखें। इसी तरह से जो ग्लूकोज लेवल है वो हमारी बॉडी के अंदर एक ख़ास लेवल पे, हमारे ब्लड के अंदर एक ख़ास लेवल पे मेंटेन रखा जाता है। और इसी तरीके से बाकी सब चीज़ें हैं। तो ये चीज़ कहलाती है होम्योस्टेसिस। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं इंग्लिश में? इट इज़ डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस एट एन इक्विलिब्रियम बिसाइड्स चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कि बाहर जैसी भी इन्वायरमेंट हो, हमारी जो बॉडी है वो ख़ुद को चेंज नहीं होने देती और उसकी जो इंटरनल कंडीशंस हैं उसको एक ख़ास लेवल पे मेंटेन रखती है। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे कि होम्योस्टेसिस जो है वो क्या चीज़ है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं कि जो इन्वायरमेंट के लिहाज से अपनी बॉडीज़ को एडजस्ट नहीं करते, बल्कि वो ख़ुद को वैसे ही कर लेते हैं कि जैसे उनकी इन्वायरमेंट होती है। मिसाल के तौर पे अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उनकी बॉडीज़ जो हैं वो गर्म हो जाती हैं, उनकी बॉडी टेम्परेचर राइज़ कर जाता है। अगर बाहर टेम्परेचर कम होता है तो उनकी बॉडीज़ जो हैं वो ठंडी हो जाती हैं। इसी तरह से अगर बाहर सॉल्ट ज़्यादा होता है तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो समुद्री पानी में जो रहते हैं, जहाँ पे नमक ज़्यादा होता है, तो उनकी बॉडीज़ के अंदर भी नमक ज़्यादा होता है और वो उसको एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करते। वो बिल्कुल ये ट्राई नहीं करते कि अगर बाहर सॉल्ट ज़्यादा है तो बॉडी के अंदर वो कम कर लें। तो इसके बरक्स जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनमें ह्यूमन बीइंग्स भी शामिल हैं और हायर प्लांट्स भी शामिल हैं, वो क्या करते हैं कि बाहर चाहे जैसी भी इन्वायरमेंट हो, अपनी बॉडीज़ की इंटरनल कंडीशंस को वो मेंटेन रखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जो बॉडी टेम्परेचर है या बॉडी में ग्लूकोज का लेवल है, इन सब चीज़ों को वो एक ख़ास हद से ऊपर नहीं जाने देते। बाहर चाहे टेम्परेचर जितना भी ज़्यादा हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है या 37 डिग्री ही होता है। और उसके लिए बेशुमार तरीके हमारी बॉडी यूज़ करती है ताकि उसको इस लेवल पे मेंटेन रखे। ऐसे ही अगर बाहर ठंड भी हो तब भी हमारा टेम्परेचर इतना ही रहेगा। इसी तरह से जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड के अंदर, वो भी एक ख़ास लेवल पे मेंटेन रहता है और उससे ज़्यादा या कम नहीं होता। कैल्शियम लेवल, और इसके अलावा बेशुमार और एग्जांपल्स हो सकती हैं। इसी तरह से जो प्लांट्स हैं वो भी अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखते हैं। वो अपनी बॉडी में अमाउंट ऑफ वाटर और अपनी बॉडी का टेम्परेचर, इन सब को मेंटेन रखते हैं। उनमें भी होम्योस्टेसिस होती है। जी, अब हम देखेंगे कि होम्योस्टेसिस की कौन कौन सी टाइप्स हैं और ये टाइप्स इस बेस पे हैं कि किस चीज़ को रेगुलेट किया जा रहा है। तो सबसे पहले है जो इसकी फर्स्ट टाइप है वो है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं कि अपनी बॉडी में अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स को मेंटेन रखते हैं। जैसे हमारी बॉडी जो है वो एक ख़ास लेवल पे वाटर को मेंटेन रखती है। अगर इससे वाटर कम हो जाएगा तो फिर हमारी बॉडी में बेशुमार मसाइल शुरू होने लग जाते हैं। तो इसलिए बॉडी ट्राई करती है, कोशिश करती है हत्तुल इम्कान कि वाटर लेवल जो है वो एक ख़ास लेवल से ना ज़्यादा हो और ना ही कम हो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं। इसके अलावा दूसरी जो है, जो मैंने पहले आपको बताया कि बॉडी जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जाता है, तो ये चीज़ कहलाती है थर्मो रेगुलेशंस। और इसके लिए भी बेशुमार मैकेनिज़म्स हैं जिससे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। जैसे स्वेटिंग है, पसीना आना,
इसके अलावा शिवरिंग होती है, जिसमें बॉडी जो है वो तेज़ी से मूव करती है सर्दियों में, ताकि बॉडी टेम्परेचर को राइज किया जा सके। इस तरह से जो थर्ड टाइप है वो इसकी है एक्सक्रीशन। बॉडी में जिस वक्त केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे डाइजेशन होती है या रेस्पायरेशन होती है, तो उसमें बेशुमार वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे रेस्पायरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, और डाइजेशन के भी सॉलिड वेस्ट होते हैं बहुत से। अब उनको बॉडी से निकालना भी ज़रूरी होता है, और ये भी होम्योस्टेसिस का एक पार्ट है, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। जी स्टूडेंट्स, तो होम्योस्टेसिस जो है वो सिर्फ एनिमल्स में या ह्यूमंस में ही नहीं होती, बल्कि ये प्लांट्स के अंदर भी होती है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर भी बेशुमार ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको मेंटेन करना ज़रूरी होता है, ख़ास लेवल पे रखना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पे जिस वक्त प्लांट्स जो हैं वो दिन के टाइम रेस्पायर करते हैं, तो उनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है रेस्पायरेशन का वो प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो है दिन के टाइम तो प्लांट्स इसको यूज़ कर लेते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, लेकिन रात के टाइम ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि रात को फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो इसलिए अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट में कोई यूज़ नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि वो इसको अपने जो लीव्स हैं उनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन्हें कहते हैं स्टोमेटा, तो वो इन्हें इनके थ्रू हवा में रिलीज कर देते हैं। तो इसका एक तरीका हो गया उसको रिमूव करने का। दूसरा ये है कि जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है विच इज़ प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रेस्पायरेशन, और दूसरी चीज़ जब फोटोसिंथेसिस हो रही है दिन के टाइम, क्योंकि दिन के टाइम दो प्रोसेसेस साइड बाय साइड चल रहे होते हैं, रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस है उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन है, और ये एक तरह से का वेस्ट प्रोडक्ट है वैसे, लेकिन चूंकि प्लांट्स जो हैं वो रिस्पायर भी कर रहे हैं, इसलिए वो उसको रिस्पायरेशन में यूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज इसे वो हवा से लेंगे तो उसको वो यूज़ कर लेते हैं फॉर रेस्पायरेशन। स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे कि जो वाटर है वो प्लांट से कैसे रिमूव किया जाता है, क्योंकि अक्सर जो है वो तो प्लांट्स को इसकी ज़रूरत होती है, वो वाटर को यूज़ करते हैं अपने मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए, जैसे मुख्तलिफ रिएक्शंस के लिए जो प्लांट के अंदर हो रहे होते हैं। और इसके अलावा चूँकि प्लांट में कोई स्केलेटन नहीं होता, इसलिए उसको टर्जिड बनाने के लिए, उसको हार्ड बनाने के लिए, ताकि प्लांट्स जो हैं वो सीधे खड़े रहें, तो उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए प्लांट्स इसको यूज़ करते हैं वाटर को। और इसके दो सोर्सेज हैं, एक तो जो वाटर है वो ज़मीन से एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, और दूसरा सोर्स क्या है इसका कि जिस वक्त सेलुलर रेस्पायरेशन होती है तो उसमें एक तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, साथ साथ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और तीसरी चीज़ जो है वो वाटर है। तो वाटर जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है सेलुलर रेस्पायरेशन का। अगर तो प्लांट्स को इसकी ज़रूरत है, यानी उनको अगर टर्जिड बनाने के लिए वाटर चाहिए, तब तो उसको वो यूज़ कर लेंगे, और अगर वाटर एक्स्ट्रा है उनकी नीड से, यानी उनकी ज़रूरियात से वो फालतू हो गया है, तो फिर उसको वो निकाल देंगे थ्रू ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से अपनी बॉडी से निकाल देंगे। तो ट्रांसपायरेशन आपको याद होगा, आपने 9th में पढ़ा था, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर थ्रू जनरल बॉडी सरफेस ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना पाया जाता है, जिसे कहते हैं गटेशन। दिन के टाइम जिस वक्त रिस्पायरेशन भी हो रही है और साथ साथ फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, तो उस वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता प्लांट्स के लिए कि वो गैसेस को भी हवा से ले लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा गैसेस है हवा में रिलीज भी कर देते हैं, और उसके साथ साथ जो सेलुलर रिस्पायरेशन के ज़रिए जो वाटर प्रोड्यूस होता है उसको भी वो हवा में दे देते हैं। लेकिन गर्मियों में कुछ प्लांट्स ऐसे करते हैं कि जिस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है उन पे कि पानी की कमी होती है, तो वो दिन के टाइम पे अपने स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं, और इसके अलावा मेजॉरिटी जो प्लांट्स हैं वो रात के टाइम अपने स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं ताकि वाटर लॉस ना हो, क्योंकि उन्होंने फोटोसिंथेसाइज तो करना नहीं होता। अब उस वक्त क्या है कि फोटोसिंथेसिस की तो उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन और वो ये जो गैसेस हैं उनको अपने बॉडी के अंदर ही वो इस तरह से करते हैं, मैनेज करते हैं कि उन्हें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो आ जाता है वाटर का,
कि कई दफ़ा ज़मीन में पानी इतना ज़्यादा होता है कि प्लांट्स उस वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और वो जाके फिर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है उनके जाइलम वेसल्स में। अब जब जाइलम वेसल्स में प्लांट्स जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो ख़ास तौर पे जो ग्रासेस हैं उनमें ये फिनोमेना होता है कि उनमें जो उसकी जो लीव्स के टिप्स हैं या उनकी साइड्स हैं वहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनसे ये कतरों की शक्ल में पानी जो है वो बाहर निकलना शुरू कर देता है प्रेशर की वजह से, क्योंकि सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा और प्लांट के जाइलम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है वाटर का, तो इस वजह से वो छोटे छोटे कतरों की शक्ल में निकलना शुरू हो जाता है और ये चीज़ कहलाती है गटेशन। जी, तो हमने देखा कि प्लांट्स में एट अ टाइम कभी एक चीज़ जो है वो उसके लिए फ़ायदेमंद होती है और नेक्स्ट टाइम वही चीज़ जो है वो उसके लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट बन जाती है। और जैसे जो वाटर है वो उसके लिए फ़ायदेमंद भी है, लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा है तो वो फिर वो वेस्ट है, उसको वो रिमूव कर देते हैं थ्रू ट्रांसपायरेशन। इसके अलावा बेशुमार और वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्लांट्स में इकट्ठे होते रहते हैं। अब चूँकि प्लांट्स में कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए, इसलिए प्लांट्स ने बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म्स इवॉल्व किए हैं ताकि उसको इजीली रिमूव किया जा सके। उनमें से एक तरीका जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं वो अपनाते हैं, और वो क्या करते हैं कि पूरा साल अपने जो वेस्ट हैं उनको वो इकट्ठा करते रहते हैं अपने लीव्स के अंदर, और ख़ज़ां के मौसम में जब पत्ते गिरते हैं तो जो वेस्ट हैं वो भी उनके गिरने के साथ साथ बॉडी से रिमूव हो जाते हैं।